नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है उस परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा अलग अलग ज्ञात करना। फ्रेंड्स, आपने इसके पहले दो सदिशों को जोड़ने के लिए जो दो नियम है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ मतलब त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, तो आप उन दोनों नियमों से ये समझ चुके हैं कि हम किन्हीं भी दो सदिशों का योग या परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप दो सदिशों को किसी भी नियम से जोड़ लें, आंसर सेम रहता है। मतलब जोड़ने के तरीके दो हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो तो एक जैसा ही रहेगा। जैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होता है। ऐसे ही आपने अब जो परिणामी सदिश हमको मिला है, उस परिणामी सदिश का हम परिमाण और दिशा अलग अलग ज्ञात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमको उस परिणामी सदिश का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग ज्ञात करना है। तो चित्र में देखिए, मैंने लिए दो सदिश, ये लिया एक वेक्टर ए, दूसरा लिया है वेक्टर बी। अब इन दोनों सदिशों का मुझे परिणामी ज्ञात करना है, तो मैंने इसको समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ा है। तो ये बना दिया एक समांतर चतुर्भुज, ये आ गया इसका परिणामी वेक्टर सी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी वेक्टर है वो है वेक्टर सी। अब इस वेक्टर सी का, ये जो सदिश वेक्टर सी है, इस सदिश वेक्टर सी का हमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करना है। तो आपने इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए ये जो आप समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, यदि ये समांतर चतुर्भुज आपका ये जो OPQ ट्रायंगल बना रहा है, इस OPQ ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है, इस साइड की जो लंबाई होगी वही इसका परिमाण होगा। मतलब O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है, यही इसका परिमाण है। तो अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें और C की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन थोड़ा सोचिए आप कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है? जी नहीं। तो फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने OPQ जो त्रिभुज दिया है, यदि ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होता तो फिर हम इस C की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर हमने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये कर्ण हमारी जो C वाली भुजा है यही हो। तो आपने Q से ये परपेंडिकुलर ये खींचा, ये लंब डाला हमने और इसको आगे बढ़ा दिया। तो इस PS को आगे बढ़ाकर QS हमने इस पर ये लंब डाल दिया है, लंब की रचना कर ली है। तो अब PSQ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। तो अब जब हम इस पूरे बड़े त्रिभुज को देखेंगे OSQ को, तो ये होगा हमारा एक समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इस C की वैल्यू ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इस परिमाण को निकालने का तरीका। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये जो हमारी
ये परिणामी वाली यहाँ ये साइड है, तो डायरेक्शन को दिखाते हैं हम एंगल के द्वारा। तो हम ये जो हमारे पास वेक्टर ए वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये वेक्टर सी वाली डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो हमने मान लिया है अल्फा। तो हम इस अल्फा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वही अल्फा की वैल्यू कहलाएगी हमारी डायरेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि आज के डेरिवेशन में हमको इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमने बना लिया था ये समकोण त्रिभुज। अब हमको इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल की। तो ये इन दोनों के बीच के एंगल लिया है हमने थीटा। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है वही कोण इस पी क्यू और पी एस के बीच का भी होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इतना काम हमने चित्र में किया है और यही हमने यहाँ पर लिखा है। एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। चित्र में समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर इस प्रकार है कि ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर ओपी ये बराबर किसके है आर क्यू वेक्टर ये, और दोनों किसके बराबर हैं वेक्टर ए के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ये आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये दोनों समान सदिश होंगे। तो ओपी और आर क्यू दोनों की वैल्यू क्या है वेक्टर ए। ऐसे ओ आर और इसके समांतर है पी क्यू, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ओ आर, ये ओ आर और पी क्यू ये दोनों बराबर किसके हैं वेक्टर बी के। और जो ओ क्यू है ये बीच वाला, ये हमने माना है वेक्टर सी। और ए और बी ये दोनों जो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल माना है हमने थीटा। आर ओ पी को हमने क्या माना है थीटा। ये तो वेक्टर फॉर्म में थे। फिर हमने इस ओ पी का जो परिमाण है, लंबाई है, वो लंबाई आर क्यू के बराबर है। वो कितनी है, तो ये हमने चूंकि वेक्टर ए लिया था तो इसका मॉड निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा इसकी लंबाई या इसका परिमाण। तो हमने वेक्टर ए का जो मॉड है वो ए माना है, मतलब वेक्टर हटा दिया तो वो जो वैल्यू है वो परिमाण ए है। ऐसे ही ये जो ओ आर और पी क्यू है इसको हमने वेक्टर बी मान रखा है, तो इनका परिमाण भी हमने इसके मॉड से लिया। तो ओ आर बराबर पी क्यू, इसका मॉड किसका वेक्टर बी का जो हमने बी मान लिया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और बगैर वेक्टर लगा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने ओ क्यू का जो परिमाण माना है वो सी माना है, तो वो सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये हमने ऐसा इसलिए दिखा दिया ताकि हमको पता रहे जब हम वेक्टर लगाएंगे तो वो सदिश, और जब हम वेक्टर नहीं लगाएंगे तो केवल परिमाण परिमाण है, संख्यात्मक वैल्यू है, दिशा उसमें शामिल नहीं। अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी सदिश है वो है वेक्टर सी। तो आज के हमारे क्वेश्चन में हमको इस सी का ही परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। सी का परिमाण क्या है, ये सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप यहां तक समझ गए होंगे क्या किया हमने, दो सदिश लिए थे वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका परिणामी सदिश है वेक्टर सी, जिसको हमने समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात कर लिया है। अब इस सी का हमको परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने ये बनाया समांतर चतुर्भुज। इनकी भुजाओं की लंबाई हमने कैसे मानी, तो यहाँ लिखी है, यदि वेक्टर लगा हुआ है तो सदिश है और उसका मॉड मतलब उस भुजा की लंबाई। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास यदि ये समकोण त्रिभुज होता तो इस सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेते, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं था तो ये हमने लंब डाला है और ये समकोण त्रिभुज बना लिया है। यही हमने यहाँ लिखा है कि क्यू एस लंब पी एस की रचना की, ये क्यू एस लंब पी एस की रचना की, जिससे हमको ये क्यू पी एस ये एंगल कितना मिल गया है थीटा। तो अब हम आ रहे हैं इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, जिसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब का और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। कर्ण मतलब ये सबसे बड़ी वाली भुजा ओ क्यू का स्क्वायर, लंब क्यू एस इसका स्क्वायर होगा और आधार होगा ओ एस। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो गया क्यू एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर के।
अब सवाल को आए कैसे बढ़ाएं, तो अभी देखिए कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की है, इसमें फिजिक्स नहीं है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सवाल ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, जो ओ क्यू है इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, जो क्यू एस है इसकी वैल्यू तो हम जानते ही नहीं है, हमने मन से लाइन खींची थी। अब जो ओ एस है तो इस ओ एस में हम ओ पी को तो जानते हैं, पी एस को नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ओ एस पूरे को हमने ओ पी प्लस पी एस में डिवाइड कर दिया, जो हो गया ओ पी प्लस पी एस। ये ऊपर स्क्वायर था तो ये भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो ये बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जिसमें ओपी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी एस, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब जब हम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पहुंचकर हमने ये देखने का प्रयास किया कि यदि मैं इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमने मानी है इनको पुट करें तो हम किसको जानते हैं और किसको नहीं जानते हैं। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, सी, हम रख सकते हैं। क्यू एस क्या चीज थी, ये क्यू एस, इसको हम नहीं जानते, हमको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर ये ओपी क्या चीज है, ओपी है वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसका मान हम यहाँ पर, ये ओपी की वैल्यू ए हम कभी भी रख सकते हैं। पी एस क्या है, ये हमारे द्वारा खींची गई मन से बढ़ाई गई लाइन, इसको हम नहीं जानते, ज्ञात करनी पड़ेगी। ऐसे 2OP, ओपी जानते हैं, पी एस नहीं जानते। ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी, ये तीन वो चीजें हैं, आगे सवाल में हमको इनकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे देखते हैं, ये क्यू एस का स्क्वायर और पी एस का स्क्वायर है। तो यहां देखिए क्यू एस और ये पी एस, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज की ये लंब भुजा है और ये आधार भुजा है। तो स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के। तो यदि मैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो इन दोनों के स्क्वायर का जो योग है वो इस भुजा के बराबर आ जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। तो फिर मैंने यहीं इसको छोड़ दिया इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर, और हम पहुंचने वाले हैं अब समकोण त्रिभुज पी एस क्यू में, इस छोटे वाले में पी एस क्यू में। और फिर लगाएंगे इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमने ऊपर भी देखी थी, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। कर्ण क्या है इसमें, ये तिरछी वाली बड़ी वाली भुजा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर है क्यू एस के स्क्वायर के प्लस पी एस के स्क्वायर के। ये यहाँ पर लगा दी हमने पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम यहां से समझ गए कि क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर के। तो इस क्यू एस के स्क्वायर और पी एस का स्क्वायर, इन दोनों को हटाकर इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और समस्या थी ये पी एस वाली, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। तो पी एस की वैल्यू कैसे निकालें, यहां तो चूंकि ये स्क्वायर था इसलिए हमारी पाइथागोरस प्रमेय काम कर गई, लेकिन ये तो अकेला पी एस है। पी एस ये जो है वो इस त्रिभुज की आधार भुजा है, तो इस त्रिभुज में हमको इस आधार भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इस कर्ण वाली भुजा को हम जानते हैं क्योंकि ये वेक्टर बी है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन दो भुजाओं पर काम करना है जिसमें आप एक को जानते हैं और एक को नहीं जानते। एक है कर्ण और एक है आधार। क्या दो भुजा के रूप में समकोण त्रिभुज में कुछ होता है क्या, जी हाँ, अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन, जिसमें ये आधार और कर्ण किसमें आता है, कॉस में। तो आपको अब इसमें यूज करना पड़ेगा कॉस थीटा। तो हमने लिया कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा पी एस, कर्ण भुजा पी क्यू। यहां से जब हम इस पी एस की वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू का आप ट्रांसफर कर दो, त्रिया गुणा कर दीजिए। तो पी क्यू को जब आपने कॉस थीटा में इंटू किया तो पी एस की वैल्यू हो जाएगी। तो पी एस की वैल्यू क्या बन गई, पी क्यू कॉस थीटा। तो ये जो तीन चीजें हमारे पास अननोन थी, अब हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से जो रिजल्ट हमको मिला है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, ये ओ क्यू स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही था, ओ पी स्क्वायर भी पहले से था, बाकी बचे वो दोनों कौन से, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ये उसको लिख दिया इक्वेशन सेकंड से पी क्यू का स्क्वायर। बाकी ये 2OP इंटू पी एस अभी हम बनाए हुए हैं ताकि हमको पता रहे कि अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज किया है। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ हमारी। अब हम इस फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से पी एस की वैल्यू रखने वाले हैं।
हम वो सारी वैल्यू एक साथ भी रख सकते थे, आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए दोनों को अलग अलग स्टेप में रखा है। तो ये OP स्क्वायर PQ स्क्वायर 2OP, PS की वैल्यू क्या निकाली थी, PQ cos थीटा। तो ये अब हमने वो सारी वैल्यूज रखकर हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने पर हमने देखा कि OQ, OP, PQ, OP और PQ ऐसे ही आ गया। इन सब की वैल्यूज हमारे पास हैं। ये कहाँ है, तो हमने स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज समांतर चतुर्भुज से मानी थी। तो अब जिसकी जो वैल्यू है वो हम रख दें। तो OQ की वैल्यू है हमारे पास C, तो ये हो गया C स्क्वायर। OP की वैल्यू है A, तो हो गया A स्क्वायर। PQ की वैल्यू है B, इसलिए हो जाएगा B स्क्वायर 2। OP की वैल्यू A, PQ की वैल्यू B cos थीटा, सेम टू सेम आ गया। तो जब हम C की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर था, जब साइड ट्रांसफर होगा तो अंडर रूट जाएंगी ये सब चीजें। तो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा आंसर है, लेकिन यदि उसको हम मॉड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो C को हम लिख सकते हैं वेक्टर C का मॉड, ऐसे A को वेक्टर A का मॉड, B वेक्टर B का मॉड, ये A और B, जहां जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लगा दिया। तो आप या तो यहां से C की वैल्यू निकालें या फिर यहां से। ये हो गया हमारे उस परिणामी सदिश वेक्टर C का परिमाण। अब हमको उसकी दिशा भी चाहिए है। दिशा कहां से चाहिए हमको, अल्फा से, याद है आपको दिशा हमने अल्फा देखी थी। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, अब इसको समझते हैं। देखिए इस फिगर में हमारे ये है अल्फा, है ना, इस वेक्टर C और वेक्टर A के बीच का एंगल, मतलब इस C की डायरेक्शन हम अल्फा से दिखाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस इसी समकोण त्रिभुज में आ जाइए, किसमें, OSQ, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। और यहां इस अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे tan के द्वारा। सदिश के लिए जो दिशा निकालते हैं वो tan से निकालते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब भुजा देखिए क्या है, QS, आधार भुजा क्या है, OS। तो हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे QS अपॉन OS के द्वारा, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो OS है इसको हम वापस तोड़ेंगे किसमें, OP और PS में। समझ गए आप, चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। ये देखिए ये आगे लिखा हमने ट्रायंगल OSQ में tan अल्फा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू QS, ये लंब वाली हो जाती, OS आधार वाली हो जाती। ये QS सेम टू सेम है, OS को हमने तोड़ दिया OP प्लस PS। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट OS की वैल्यू नहीं जानते, तो हम जिसको जानते हैं उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो OP की वैल्यू हमारे पास है, PS की वैल्यू भी हमारे पास है। ये हमने देखिए PS की वैल्यू यहाँ रखी थी, ये निकाली थी क्वेश्चन 3 में। तो हम OP और PS की वैल्यू तो रख सकते हैं। क्या QS की वैल्यू हमारे पास है, जी नहीं, QS की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये हमने वो लंब खींचा था जो मन से। तो अब इस QS की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने PS की वैल्यू फाइंड की थी वैसे QS की वैल्यू फाइंड करेंगे, अर्थात फिर से अनुपात हमको लेना पड़ेगा साइन कॉस या tan में से कोई एक। तो अब आप डिसाइड करके बताओ कि साइन लें, कॉस लें या tan लें। सोचिए क्या करना है, चित्र देख के समझिए। ये हमारे पास ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें हम QS की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। QS लंब भुजा है और इस कर्ण भुजा को हम जानते हैं। तो लंब और कर्ण के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो आप जानते हैं, जी हाँ, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। हाँ, तो यहां कौन सा अनुपात लेंगे, साइन। अब आप समझ गए कब हमने कॉस लिया था और क्यों आप साइन ले रहे हैं। जब हमको आधार और कर्ण चाहिए था तो कॉस लिया, अब हमको लंब और कर्ण चाहिए तो साइन ले रहे हैं। जब हमको लंब और आधार लेना था तो tan लिया था। तो रख दें फिर वैल्यू। तो हम आने वाले हैं ट्रायंगल PSQ में और इसमें रखेंगे हम साइन थीटा जिसकी वैल्यू होगी QS अपॉन PQ। देखिए यही हमने किया।
ट्रायंगल पी एस क्यू में गए, साइन थीटा लंबवत कर्ण, लंब की वैल्यू क्यू एस, कर्ण की वैल्यू पी क्यू, क्यू एस की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू का आप पक्षांतर कर दीजिए, त्रिया गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो पी क्यू जब साइन के पास पहुंचेगा तो क्यू एस की वैल्यू जाएगी पी क्यू साइन थीटा। तो अब आपके पास क्यू एस की वैल्यू भी है, पी एस की वैल्यू भी है, ओपी की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू आप रख दें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पी क्यू साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, इस क्यू एस की, ये पी क्यू साइन थीटा अपॉन ओपी प्लस पी एस की वैल्यू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा। अब ओपी पी क्यू और ये पी क्यू, तो इनकी वैल्यू रखें तो पी क्यू की वैल्यू है बी, तो बी साइन थीटा अपॉन ओपी की वैल्यू है ए और इस पी क्यू की वैल्यू है बी, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बनी वैल्यू किसकी, tan अल्फा की। तो यहां हमारा ये आंसर आ चुका है। अगर हम इसको उसी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मॉड करके लिखना पड़ेगा, तो फिर ये हमारा इस प्रकार बनने वाला है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं, मॉड का मतलब है परिमाण या संख्यात्मक मान। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपको दिशा मिल जाएगी। तो अब इस डेरिवेशन से हमने परिणामी का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर ली हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। आज का वीडियो मेरा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं और ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो स्पेशल केस हैं जिसमें हम यदि दोनों वेक्टर समांतर हों, लंबवत हों, विपरीत हों, तो परिणामी का परिमाण और दिशा क्या होगी ये देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये सी वाला फॉर्मूला और ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला, चाहे यहाँ से या यहाँ से, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।